अगेन मैं कह रही हूँ किसी के नेट का मसला हो रहा है, बार बार जो है वो यहाँ से भी बंद हो रहा है बेटा। तो अगर कोई है किसी के साथ प्रॉब्लम है तो वो भले स्विच कर ले। अच्छा जी। हाँ अली रज़ा, ये सारे जो हैं ये ट्रांसमीटर्स हैं, कैटेगरीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, यानी कि सारे फंक्शंस ऑफ इन माइंड यानी ब्रेन में हैं। अब ब्रेन के हर सिस्टम क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है, ये वो है डोपामाइन जो है वो क्या क्या कंट्रोल करता है, किस किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि डोपामाइन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आता है, आपकी कोऑर्डिनेशन पे, इमोशंस पे, आपकी वॉलंटरी जजमेंट पर। अब समझ में आ गया अली रज़ा बात? ठीक है। तो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका बायोलॉजिकली आप में क्या चेंज आ रहा है। तो ये खाने पीने से भी चेंज आता है, आपके सिस्टम में भी चेंज आता है। जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम जो है, ये उसकी आप इफेक्शंस देख रहे हैं कि कैसे आपके जो है वो सिस्टम में जो है वो चेंज लेकर आ रहा है। ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट क्या कर रहा है आपकी मूवमेंट में, यानी कि आप जो हाथ पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सेंसिंग मूवमेंट जो हो रही है, आपकी फिजिकल मूवमेंट होती है, मेंटल मूवमेंट होती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन इन टर्म्स ऑफ अंदर जितने भी आपके दिमाग से एक एक मैसेज दूसरी जगह पर दूसरे सेल में जा रहा है। अब आपको अगर हाथ हिलाना है तो ये कोऑर्डिनेशन भी आपके हाथ हिलाने की आपके माइंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो जो मैसेज दे रहा है तो क्या वो मूव कर रहा है। देखें, अब आपका मेंटल डिसऑर्डर होने लग जाता है, यानी कि जैसे फालिज वगैरह का जो अटैक होता है, तो इसमें क्या हो रहा होता है कि ब्लड जो है वो आपका रुक रहा होता है, वहाँ तक परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो उसका मतलब है कि पानी या खून का जो वहाँ पर जो सिस्टम है या मैसेज जो है वो उस हाथ तक नहीं जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट नहीं आ रही उस हाथ की। ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन होती है। इसके अलावा चाहे वो आपकी जो है सेंसेस टू सेंसेस या थिंकिंग टू थिंकिंग भी जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। अगर मेरी कोऑर्डिनेशन आप लोगों के साथ है तो ये भी जो है वो थिंकिंग के ऊपर या बिहेवियर के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा होता है कि मैं कितनी कोऑर्डिनेट कर रही हूँ आपके साथ और आप लोग मेरी बातों को कैसे समझ रहे हैं। जैसे अभी क्लास का इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग है, हमारी कोऑर्डिनेशन है कि हमें पता है कि जी जो है वो हम कैसे क्लास को चला सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा भी सकते हैं, एक एक कोई यहाँ एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी बता सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे पास जो है वो मौजूद है।
अच्छा जी, इमोशंस क्या हैं? वही जो हम जो डिस्कस कर कर आए हैं, हमारी जितनी भी इमोशंस हैं, सैडनेस है, एंग्रीनेस है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट्स हैं, सरप्राइजिंग्स हैं, तो ये सारी जो है इस पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर ये चीज़ें, अगर इमोशंस अटैचमेंट जो है जब ये एक्सीड हो जाती है, तो फिर यही चीज़ जो है वो क्या हो जाती है जी, एडिक्शंस और शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होते हैं वो इसी वजह से हो जाती है, यानी कि भूल या एडिक्टेड हो जाते हैं, या आप डिप्रेशन के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो है ये डिप्रेशंस लेकर आ जाती हैं, जो कि विच इज़ कॉज ऑन नॉन सेक्सुअलिटी। तो ये इमोशनली अटैचमेंट व्हेन एक्सेस डेवलप्स, यानी कि ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, तो ये नुकसान देना शुरू कर देती हैं। तो ये वॉलंटरी जजमेंट क्या है जी? वॉलंटरी जजमेंट क्या होती है कि समटाइम्स यू कैन जज बाय योर ओपिनियन, योर परसेप्शन, या वॉलंटरी किसी ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने किसी भी जो है वो दूसरे फ्रेंड के बारे में बता दिया कि जी ये ऐसा, तो आपने अपनी जजमेंट नहीं रखी, आपने सिर्फ दूसरे की जजमेंट के बेस पर अपने आप का अपने नज़रिया पेश कर दिया। तो यू शुड हैव टू मेंटेन योर जजमेंट, योर वॉलंटरी जजमेंट, एंड देन आप जो है उसको फिर कैसे रिलीज़ करते हैं और ये अटैचमेंट कैसे डेवलप होती है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा कि जैसे पढ़ाई से अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो, तो जब ये एक्सेस होने लग जाती है तो क्या हो जाता है, ये एडिक्शन सी हो जाती है कि आप बिल्कुल बस पढ़ाई में घुसे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। ज़रा सा भी अगर उसमें कोई फेलियर आता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये चीज़ जो है वो आपकी डिप्रेशंस का शिकार हो जाती है। ये डिप्रेशंस जो है वो डिप्रेशंस की ही तरह ही हो जाती है, यानी कटौती होने लग जाती है आपकी जो है वो जिस्म से, आपकी हार्मोन्स में से ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि आप नॉन सेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इस चीज़ को क्रिएट कर रही होती हैं। तो प्लीज़ जो है वो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करें कि आप कहाँ-कहाँ अगर डिसऑर्डर्स हैं, या स्लीपिंग या कॉग्निशंस या अलर्टनेस आपकी जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, या पेन रिड्यूसेस नहीं हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आ रही है। तो यू शुड हैव टू मेंटेन ऑन दोज क्राइटेरिया। क्लियर? तो ये चीज़ जो है वॉलंटरी जजमेंट जो होती है, हम जो है खुद से ही जो है वो किसी के बारे में भी अंदाज़ा लगा लिया और किसी को आपने जज नहीं किया। जजमेंट का मतलब होता है कि आप बाकायदा किसी के हकीकत को सुन के आप फैसला करते हैं और फिर उसको जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है ना? उससे फिर आप अपना जो है वो सोच को जो है वो पास ऑन करते हैं। अभी फिर सेकंड स्लॉट की जो है वो आप जो है वो पिक ले लें, ताकि जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। अल्लाह। ओके बेटा, थैंक्स अक्सा। अच्छा जी, फिर अभी 2 लोग फिर आ गए हैं। Sorry, ma'am, for late joining. अच्छा जी, जो डोपामाइन का तो आपने मैंने डिस्कस कर लिया, यानी कि हर चीज़ जो भी एक्सीड करेगी वो उसमें आप एडिक्शन में मुब्तला हो जाएँगे। आप जैसे जिसे पढ़ाई का होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का था, तो मुझे जो है वो टेंशन हो जाती थी कि अगर ज़रा सी भी मेरी मार्किंग गलत हो जाती थी, तो मुझे जो है वो यही चीज़ें एडिक्शन से होने लग जाती थी, डिप्रेशन होने लगा। एडिक्शन से मुराद है कि आप ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं, आप उस डिप्रेशन से निकलने के लिए फिर आप जो है वो सोने की कोशिश करते हैं, या चीज़ों को जो है वो फिर आप एडिक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ जो है वो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है बड़ी नुकसानदेह होती है। तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओके रम, नो प्रॉब्लम। और रॉन्ग जजमेंट हो या राइट जजमेंट हो, तो प्लीज़ जजमेंट जो है वो हमेशा जो है वो नॉट बेस्ड ऑन द वॉलंटरी होनी चाहिए। आपकी जो है वो जजमेंट जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर होनी चाहिए, ताकि आप उसको जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि हाँ जी क्या मसले मसाइल हैं, और उसके बेस पर जो है वो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस लेनी होती है। बेटा थोड़ा सा जब मैं क्लास ले रही हूँ तो जो है मैसेजेस थोड़ा सा जो रेलेवेंट हैं पढ़ाई के हवाले से वो ज़रूर कर लिया करें। इससे जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस होने लग जाती है। तो इसमें
इमोशंस क्या हैं, वॉलंटरी जजमेंट क्या है, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो रिलीज़ क्या कर रहा होता है, ये प्रोलॉकमेंट यानी कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट को जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, और हाईली इमोशनली जो है वो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जो कि फ्रूटफुल साबित नहीं होती है। उससे जो है ये एडिक्शन क्रिएट हो जाती है, एडिक्शन इन मेडिसिन, एडिक्शन इन पीपल्स, एडिक्शंस इन वो पैरामीटर जो आप डिसाइड करते हैं कि हाँ जी अब आपका वही जो है ना फिक्स पैरामीटर। और जैसे किसी को सेल्फी का एडिक्शन हो गया था अभी इस दौरान, अगर हम कुछ अर्से में देख रहे थे, तो सेल्फी बनाने का एडिक्शन लोगों को ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये आपको ये लगता है कि आप जब भी सैड होते हैं या आप हैप्पी होते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें बेटा, अली रज़ा, कौन सी चीज़ आपके माइंड में होती हैं? नहीं, हमारे माइंड में होती है और ये फंक्शनिंग कर रही हैं अली रज़ा, ये फंक्शनिंग कर रही हैं। ये जो सारा जो इमोशंस का फंक्शंस है वो सब ये रिलीज़ कर रहा है। इमोशन कोई कहीं से बनकर थोड़ी आ रहा है, ये हमारे अंदर मौजूद है, हमारे बिहेवियर में मौजूद है। हमारे दिमाग और दिल जो है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। हमारा फिज़िक्स जो है वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जब भी हम उसको अपने चेहरे पे हँसी को सजाते हैं, नाराज़गी को दिखाते हैं, गुस्से को दिखाते हैं, सैडनेस को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं, एक्साइटमेंट को दिखाते हैं, तो ये हमारे अंदर हमारे दिमागों में ये मौजूद है। ये जो जितना भी आपका जो अगर आप ये देखेंगे जब डिसऑर्डर हो जाते हैं तो आपको पता होता है, सिर्फ आपका दिमाग डिसऑर्डर होता है तो आपको ना हंसी का पता होता है, ना आपको मजाक का पता होता है, ना आपको रात का पता होता है, ना आपको दिन का पता होता है, ना आपको खाने का पता होता है। ये देखें ना जो डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं उनका क्या क्या जो है रिएक्शन आता है, अब समझ में आया? तो ये पूरा माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, और इस माइंड का हर सिस्टम, जैसे अगर हम ये कहते हैं ना जी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का सीपीयू क्या काम कर रहा है, सीडी क्या काम कर रही है, रोम क्या काम कर रहा है, रैम क्या काम कर रहा है, हर एक अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं है कि पूरा कंप्यूटर एक ही साथ सारा काम कर रहा है, हर एक को अलग अलग चीज़ें दे दी गई हैं और हर एक काम अपना अपना काम कर रहा है। यानी कि अगर एक्सटलो को लाइन जो है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और स्लिप के ऊपर काम कर रही है, वो अब दूसरे फंक्शन को नहीं देखेगी, ना वो किसी रिड्यूस पेन को देखेगी, ना किसी चीज़ को देखेगी। ऐसा ही जो नॉर्फिन फाइन जो है ये सिर्फ मूड्स के ऊपर बात कर रहा है, कॉग्निशन के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। ये जो एंड्रोफाइन है वो सिर्फ रिड्यूस पेन के ऊपर बात कर रहा है, इसका और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह जैसे हर मशीनरी का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, यानी कि सिर्फ मैदे का काम, हमारे जो स्टमक का काम है सिर्फ खाना कंट्रोल करना है, गुर्दे का काम है जी पानी को बाहर फेंकना है, लंग्स का क्या काम है, सांस को लेना है। तो हर एक काम अपना अपना परफॉर्म कर रहा है। सांस, लंग्स जो है वो खाना हजम करना नहीं शुरू कर देगा, मैदा सांस लेना नहीं शुरू कर देगा। गला जो है हमारा, थ्रोट जो है वो खाने, सांस और सबकी ग़िज़ा की नाली को वो रास्ता जो नीचे तक जाता है मैदे तक। तो यानी कि हर कोई अपना काम कर रहा है ना, कि पूरी बॉडी एक ही चीज़ है। तो हर एक ने अपना अपना काम करना है और हर एक को अपना अपना काम दिया गया है। तो जो काम क्या कर रहा है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे जो बायोलॉजिकली चेंजिंग्स आते हैं, बायोलॉजिकल बिहेवियर्स में जो चेंजिंग्स आती हैं वो इनकी वजह से आ रही होती है। तो यू शुड हैव टू मेंटेन इन दिस क्राइटेरिया। ये पूरा मेंटल सिस्टम है हमारा, तो उस मेंटल सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं थ्रू बिहेवियरल, कि वो उससे हमारे बिहेवियर में कैसे असरअंदाज हो रहा है। यानी कि अब आगे हम पढ़ेंगे इसका खाना, कि इसको अगर खाते हैं तो हमारे खाने से हमारे इन चीज़ों में क्या इफेक्ट आता है। अब समझ में आ गई अली रज़ा बात? ठीक है। तो ये चीज़ बतानी थी। एडिक्शंस हो जाती हैं हमें जब हम किसी काम में हमारे इमोशंस देखें, एक सैडनेस है, अब उसको रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जी आप जो है वो कोई थेरेपी यूज़ कर लें या मेडिसिन ले लें, ताकि आप जब स्लीपी हो जाते हैं तो आप अपने उस ट्रॉमा से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ट्रॉमा निकल जाता है तो उसके बाद आप रेगुलर लाइफ में आ जाते हैं। अब उसमें भी आपकी कोऑर्डिनेशन और माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि माइंड आपके ऊपर हावी हो जाए। आपका दिमाग अगर आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो फिर आपका ऑर्डर खत्म, आप डिसऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन आपका बॉडी, आपकी विल का जो है वो दिमाग पर अगर होगा तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सैडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। When you become addicted to any things,
एनी ड्रग्स, एनी मेडिसिन, एनी पीपल्स, एनी, जैसे एक ड्रामे का एडिक्शन हो जाता है, टीवी का एडिक्शन होता है तो पूरे दिन आप टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल का एडिक्शन होता है तो पूरे दिन मोबाइल ही चला रहे होते हैं, लैपटॉप का एडिक्शन हो जाता है, लैपटॉप चला रहे होते हैं। शुरू शुरू में जो जो चीज़ आती है आती गई और हम उसके एडिक्टेड हो गए। ये एक इंसानी फिनोमेना है। ऐसा ही है, जब शुरू शुरू में मोबाइल आया तो लोग मोबाइल के हो गए, इंटरनेट आया, फेसबुक आया, फेसबुक के एडिक्टेड हो गए, यूट्यूब आया, यूट्यूब के एडिक्टेड हो गए। अब आपके पास टिकटॉक है, टिकटॉक के लोग इतने एडिक्टेड होते हैं कि उसको बनाए बगैर उनको चैन नहीं पड़ता। ऐसा ही है। तो ये एडिक्शंस हो जाती हैं। एडिक्शंस का क्या मतलब है कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट किसी चीज़ से हो जाए, या किसी भी आपके अच्छा किसी बंदे से आपसे आपको मिलना पसंद है, आपको उसका एडिक्शन हो जाता है, आप उसी के एडिक्टेड में रहेंगे। ठीक है ना? किसी को पढ़ाई का एडिक्शन होता है, किसी को घूमने फिरने का एडिक्शन होता है। तो ये यही चीज़ है कि आप जितना एक्सीड हो जाते हैं, यानी कि ये जो इमोशनल अटैचमेंट जितनी भी एक्सीड होगी वो डेवलप हो जाती है इन चीज़ों में। एक एक चीज़ है, हम ये कहते हैं भाई मोबाइल है बस यूज़ कर लो, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं भाई, काम देख लिया, चीज़ें देख ली, पढ़ाई देख ली, खत्म बात। अब उसको बैठे हुए उसमें गेम भी खेले जा रहे हैं, उसमें यूट्यूब भी चल रहा है, उसमें फेसबुक भी चल रहा है, उसमें व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसमें टिकटॉक भी चल रहा है, तो वो पूरा दिन आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि क्या क्या उसमें जो है वो होता जा रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया अली रज़ा। तो ये चीज़ है कि जो डोपामिन का जो सेल्स है वो हमारे इन चीज़ों का कर रहा है, और इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप जो है वो नॉन सेक्सुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। कॉजेज़ क्या आ रहे हैं? डिप्रेशंस हो रही हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की अटैचमेंट जो है वो आपका जो है वो फंक्शंस को, दूसरे फंक्शंस को भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, और जो है वो डेवलप, यानी कि आप ऊपर अगर आप ये देख रहे हैं कि मूड्स नहीं है, कॉग्निशन आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, परसेप्शन सही नहीं है, तो क्या हो रहा है? इनसफिशिएंसी आ रही है, डेवलप्स क्या हो रहा है? डिप्रेशन आ रहा है। यानी कि ये चीज़ वो डिप्रेशन लेकर आ रही है। अगर आप अच्छा स्लीप नहीं कर रहे हैं तो इसका इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है? अच्छा स्लीप करेंगे तो ये चीज़ें डेवलप होंगी, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके भी कॉजेज आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये स्ट्रो में अच्छा जी, अब ये सेरोटोनिन जो है क्या कर रहा है? ये इफेक्ट्स स्लीप, अराउजल, लिबिडो, एपिटाइट। ये तो लिबिडो और एपिटाइट जो है वही आपका मेंटल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पर आपका मूड, आपका अग्रेशन, आपका पैन परसेप्शंस, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी जजमेंट जो है वो क्लियर करती है, और कैन डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यानी कि इसी से आगे बात ये इसके साथ कनेक्ट कर देता है। तो ये जो सेरोटोनिन है ये क्या कर रहे हैं कि आपके मूड्स, आपके एग्रेशंस, आपके पेन परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन में जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूरोफ्राइन की, तो वहाँ परसेप्शन से ओवरऑल परसेप्शन मुराद थी, यानी कि नेगेटिव भी था और पॉजिटिव भी था। यहाँ पर से उन्होंने कहा जी पेन परसेप्शन, यानी कि किसी के हवाले से, अगर आपका एक दोस्त के हवाले से आपका परसेप्शन है जिसने आपको हर्ट किया, तो वो आपको जो है वो दर्द दे रहा है, वो आपको पेन कर रहा है, तो उसका भी दिमाग में जो है वो बोझ है। आपको किसी फैमिली मेम्बर से आपको हर्टनेस हुई जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो या कोई चला गया फैमिली पर्सन्स, या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपकी पढ़ाई है, तो वो परसेप्शन भी आपको जो है वो टेंशन देता है। बेटा लिबिडो जो है वो मेंटल सिस्टम का नाम है, लिबिडो का मतलब कुछ नहीं है, ये तो जो दिमाग का सिस्टम है उसका नाम है लिबिडो। लिबिडो वही आपका जो ट्रांसमिट, यही जो आपका न्यूरोफाइन काम कर रहा है। लिबिडो जो है वो आपका, देखें इसमें जो है वो एक लफ्ज़ जो आगे आपको बता रहे हैं ना कि लिबिडो और ये एपेटाइट, ये आपकी जो है ये सेक्सुअलिटी से रेफरेंट है, यानी कि इससे जो है वो ये अराउज़ होता है कि अगर आप इफ़ेक्ट्स ऑफ स्लीप होती है तो सेक्सुअलिटी है, एपेटाइट्स हैं, मूड्स हैं आपके, अच्छे बुरे अग्रेशंस हैं आपको, अगर वो फील नहीं होता, या वो अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं, अच्छा सोच नहीं आती आपके, चाहे वो लाइफ पार्टनर के हवाले से हो, आपकी फ्रेंडशिप के हवाले से हो, आपकी फैमिली मेम्बरशिप के हवाले से हो, तो उसकी वजह से आपको ये पेन जो है परसेप्शन रिकग्नाइज होने लग जाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग नहीं होती है। अच्छा, साइकोलॉजी देखें, इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो,
हम जो है वो दैट्स एक जेंडर्स हैं, एक सेक्स हैं। तो जब ये अपोजिट सेक्स एक मैरिटल स्टेटस आता है, आप जब जो है वो मैच्योर्स होने लग जाते हैं, तो मैच्योरिटी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। इसलिए जो है वो भी शादी के मसाइल और शादियाँ होने का मकसद डेवलप हुआ। अगर ये ना होता तो भी शादी का मकसद डेवलप नहीं होता। तो ये भी ये जो लिबिडो का सिस्टम है, ये उसी सिस्टम से जो है वो रेलेवेंट करता है। इसलिए बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, ये मैं इसलिए खुल के बात कर रही हूँ कि आप लोग सब बच्चे भी जो है वो मैच्योर हैं। तो ये भूख के सिग्नल्स जो हैं बेटा, ये आपका ये जो जितना भी ये वाला जो सिस्टम है ना, यहाँ पर जो हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि ये जो हंगरनेस है, खाना पीना सोने का जो है वो हमने इसमें जो है वो डिस्कस किया था शुरू की स्लाइड्स में। ये रहा आपका फीडिंग, हंगर, थर्स्ट। ये हाइपोथैलेमस जो सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल करें, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं रहा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी शुरू की स्लाइड्स थी। ठीक है, तो ये आगे अब हम आगे के सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं। जो अब न्यूरॉन्स जो सिस्टम हमारे पास आए हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब समझ में आ गया? अमादुल्ला, एक तो लेट ज्वाइन करते हो, अब भूख के सिग्नल पता चल के कहाँ से आते हैं? निकम्मे। तो अब समझ में आ गया बेटा? और तो किसी ने कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़ूँ मैं? तो ये इफ़ेक्ट स्लीप जो है, ये लिबिडो जो है वो सेक्स से रेलेवेंट है। ये सारी अगर आपका मूड इफेक्टिव नहीं होते, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, कोऑर्डिनेशन यहाँ जो है सेक्स टू सेक्स से मुराद है। तो वहाँ अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती तो अग्रेशंस आ जाती है, पेन्स आने लग जाता है। तो इसमें जो है ये अगर ये पेन आपका परसेप्शंस बनता है, ज़ाहिर सी बात है आपको किसी से हर्ट हुआ है, सेक्सुअली हर्ट हुआ है, या आपको किसी ने जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक मूड आपका एक इफेक्शन एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ बन जाता है, तो उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो डिसहार्ड होती है, आपकी डिसजजमेंट हो जाती है। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, ये एंग्जायटी और डिप्रेशन। सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी में ये ट्रॉमा बड़ा आता है, क्योंकि ये एक मैरिटल लाइफ का भी हिस्सा होता है। और जब ज़ाहिर सी बात है हम जब बढ़ते हैं, 18 के बाद क्रॉस कर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती हैं। अगर ये डेवलप होती हैं और अगर ये नॉन डेवलपमेंट में चली जाती है, दैट्स वाई ये चीज़ें हमारे सामने रहती हैं।
इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं जब ये एंजाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भी इनकी शादी कर दो या ये कर दो, तो उनको ये रहता है ठीक है जी। तो ये वाला पूरा जो है वो आपका इस लिबिडो सिस्टम, एपेटाइट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ जो प्रोसेस में होती हैं, फंक्शंस प्रोसेस में होती हैं, ये इस तरह से। अच्छा जी, हिस्टामिन क्या है? ये रोल नॉट वेल अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है आपके इम्यून सिस्टम, एलर्जीज एंड इन्फ्लेमेटरी और बॉडी रिस्पॉन्सेज से। यानी कि यहाँ पर पता नहीं चलता कि हर एक का अपना इम्यून सिस्टम है। ज़ाहिर सी बात है, मेरा अपना इम्यून सिस्टम है, अकीका का अपना इम्यून सिस्टम है, अली रज़ा का अलग है। यानी कि हर एक की बॉडी पावर जो है कुछ जैसे इम्यून सिस्टम का मतलब कोई जल्दी बीमारी अडॉप्ट करता है, कोई जल्दी बीमारी अडॉप्ट नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो एलर्जीज़ किसी किसी को जैसे एलर्जी हो जाती है भाई, किसी को फ़िश खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को जो है वो तरबूज़ खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को दही वाली चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी से एलर्जी हो जाती है। यानी कि ये आप आइडेंटिफ़ाई ही नहीं कर सकते, आप वेल अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एक की बॉडी का अपना-अपना सिस्टम है। ठीक है ना? तो ये इन्फ्लेमेटरी बॉडी रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, यानी कि ये खुद बॉडी रिस्पॉन्स करती है, किसका क्या किस चीज़ का उसको रिएक्शन हो जाए, या किसी भी चीज़ का जैसे किसी बाज़ दफ़ा इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाता है, बाज़ दफ़ा किसी जो है वो मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, बाज़ दफ़ा किसी खाने का रिएक्शन हो जाता है। हालाँकि आप रेगुलर खा रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई खाना आपको सूट नहीं कर पाता, तो उस वक़्त आपको लगता है क्या आपको उस खाने से एलर्जी हो गई, या आपको जो है ये इम्यून सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें जो है वो इस सिस्टम के ऊपर जो डिटरमाइन करनी है। अच्छा जी, ये एंडरनालाइन क्या है जी? ये रेज़ेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेज़ेस एनर्जी, मेक एंग्री एंड कॉम्पिटिटिव फाइट और फाइट हार्मोन। यानी कि ये वाला वो जो सिस्टम है जहाँ पर हार्मोन जो है वो फाइट ही कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर और आपका जो है ये रेज़ेस एनर्जी क्या होती है, और आपका एंग्रीनेस और कॉम्पिटिटिव जो है वो चीज़ बढ़ रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या हार्ट रेट आपका बढ़ रहा होता है, तो अक्सर आपको जो है वो गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है ना? इवन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने लगता है, तो आप फील कर रहे होते हैं कि मोर जो है वो आप जो है मोर एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है ना? तो वो जो मोर एनर्जी होती है वो हार्ट बीट को तेज कर रही होती है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर को भी हाई कर रही होती है। तो उसी में आप जो है वो अच्छा फील भी कर रहे होते हैं, और बाद दफा उस प्रेशर में आके आप जो है वो एंग्री और कॉम्पिटेटिव भी हो जाते हैं। अच्छा जी, एंग्रीनेस क्या हो जाती है? गुस्सा आने लग जाता है, आप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ भी ये हो रहा होता है कि जब उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रहा होता है तो उनको गुस्सा या चीखना चिल्लाना लग रहा है। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन में भी है कि मेरी अगर कोई बड़ी बहन है, उनका अगर कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, अच्छा ये भी 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो भाई दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा।
तो ये अभी जो है ये बंद हो जाएगा 10 मिनट के बाद, तो दोबारा रीजॉइन कीजिएगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो एंटर लाइन रेजेस हार्ट, ये वाला बड़ा जो है वो एनर्जी तो रेज कर रहा है। वैसे बता, जब आप आपका ब्लड प्रेशर जो है वो रेज करता है, तो एंग्रीनेस और जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ रही होती है। और अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन, अच्छा आपने देखा होगा कि अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन है, तो जब आप रेस कर रहे हैं या आप पेपर दे रहे हैं या आप एग्जाम्स दे रहे हैं और आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट के साथ है, तो आपका ऑटोमेटिकली हर वक्त दिल जो है वो हार्ट बीट तेज हो रही होती है, ब्लड का प्रेशर हाई हो रहा होता है और आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली जो है वो एंग्रीनेस आ रही होती है। यानी कि एक कंपटीशन को हम दूसरा नाम एंग्रीनेस से ले रहे होते हैं, हम उसको हेल्दी कंपटीशन नहीं लेते कि नहीं अगर मैं नहीं जीता तो कोई बात नहीं, वो जीत के अच्छी बात है, चलो उसका वो था, लक था या उसको करना चाहिए था, तो ये ज़रूरी है। ऐसा है, हम ऐसा करते हैं, इतना हम जो है वो हमें ये कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन्स में एंग्रीनेस क्यों आ जाता है? हाँ भाई, कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं, कोई मुझे बताए। बिल्कुल अलविदा, लेकिन हारना नहीं चाहता, तो ये एंग्रीनेस क्यों आ जाती है? एक कंपटीशन का एंग्रीनेस से क्या ताल्लुक है? हम खुश क्यों नहीं होते हैं? हमारे अंदर वो हैप्पीनेस क्यों नहीं आती है? एंग्रीनेस क्यों आती है? जेलिसी क्यों आ जाती है? मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट ही क्यों आता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्यों नहीं आता? कोई बता सकता है? मैम असल में उसका मेन रीजन यही होता है कि हर कोई जो है अपने आप को उनसे बेहतर समझता है, इसीलिए नेगेटिविटी इस चीज में आती है और वो यही चाहते हैं कि हम उससे आगे हों। अगर हम क्लास में कंपटीशन की बात करें, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो या असाइनमेंट से रिलेटेड हो, उसकी कोशिश ये होती है कि जो बेहतरीन है उससे मैं बेहतरीन बनूं। कोई बता सकता है मुझे? हम हैप्पीनेस क्यों नहीं क्रिएट करते? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है बिल्कुल, मेरी? यानी कि हमारे अंदर एक नेगेटिव ही इफेक्ट आता है, हमने कंपटीशन को हमेशा एक नेगेटिव ही इसको अज्यूम किया हुआ है। जबकि कंपटीशन जो है, अगर उसको पॉजिटिव लें मूड, तो क्या हमारे अंदर भी इफेक्टिवनेस आ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि दो ही बंदे हैं, उन दोनों में से किसी एक की हार है और एक की जीत है, या तो दोनों जीतेंगे या दोनों हारेंगे, या दोनों की हार है या दोनों की जीत है, या दोनों में से कोई एक हारेगा या कोई एक जीतेगा। ठीक है ना? तो ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, और इससे ज्यादा क्या से क्या